मुझको हर लम्हा आजमाते हो, मुझको हर लम्हा आजमाते हो, पास आकर जो दूर चले जाते हो। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों पर बनते हैं, खबरों की तरफ लिए चलते हैं आप तमाम दर्शकों को। हमारे पास बिहार से खबर आ रही है। बिहार में वायरल बुखार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आ रहे हैं बिहार के बच्चे। हमारे पास मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में बेड नहीं है। एक बेड पर 2 बच्चों को रखा गया है और इसके बावजूद भी यहाँ बच्चे नीचे रहने को विवश हैं क्योंकि बेड नहीं है, बेड का काफ़ी अभाव है और इसे लेकर प्रशासन से बात की गई है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी निदान नहीं निकला है। आपको बता दूं कि कुल 145 बच्चे यहां दाखिल किए गए हैं पीकू वार्ड में और ये वायरल बुखार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस पर हम और भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल लिए चलते हैं आपको एक और अहम खबर की तरफ। आपको बता दूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आज ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह के आखिरी दिन एक अभियान चलाया गया बर्नपुर इलाके में और इस मौके पर ट्रैफिक विभाग से जुड़े जवानों ने लोगों को फिर से अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया और लोगों को ये कहा गया कि बगैर हेलमेट के आप वाहन न चलाएं। अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं और अवेयर रहें, सतर्क रहें क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इस तरह का एक अभियान चलाया गया और लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक विभाग के तमाम पदाधिकारी, स्थानीय अधिकारीगण मौजूद थे। जवानों की मौजूदगी में यह अभियान यहाँ चलाया गया और लोगों को अवेयर किया गया, जागरूक किया गया। উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ এই উদ্যোগ নিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি কানপুর পেট্রোল। আপনারা হেলমেট ব্যবহার করুন। হেলমেট শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয়, হলো সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাধু बर्नपुर रेलवे स्टेशन के समीप सब्जी मंडी के पास वाहन आइए बात करते हैं खेलकूद की। खेलकूद के बगैर ज़िंदगी काफ़ी अधूरा सा है, इसीलिए खेलकूद को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और आपको लिए चलते हैं रानीगंज के वक्ता नगर इलाके में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहाँ RC एंड इंटरप्राइज की तरफ से 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और हम आपको सीधे लिए चलेंगे मैदान की तरफ जहाँ खिलाड़ियों में काफ़ी जोश देखा गया और 2 दिवसीय इस फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीमों में काफ़ी जोश देखा गया और जोश के साथ इन लोगों ने पुरस्कार हासिल किया, विजेता और उपविजेता टीमों ने। और इस मौके पर फुटबॉल प्रेमी दर्शकों की भी काफ़ी भीड़ देखी गई। सभी ने इंकरेज किया, सभी ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया और खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। আমরা তোমাদের যেভাবেই হোক, আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা দিচ্ছি, সাহায্যের হাত তোমাদের প্রতি থাকবে। এরপর প্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা। আমাদের সামনে এখানে আছে পিঙ্কুদা শ্যামল চ্যাটার্জি, উনি এখনো আমার মনে হয় ওনার 2খানি মিনিট হয়ে গেছে, তো এখনো পূর্ণ 90 মিনিট খেলার মতো ক্ষমতা উনি রাখেন সামর্থ্য অনুযায়ী।
তো ওনাকে তো ধন্যবাদ জানানো একান্তই প্রয়োজন। একটা মানুষ যদি 56, 57, 58 বছর বয়সেও খেলার মাঠে দৌড়ে বেড়ায় তাহলে কিন্তু সত্যি ধন্যবাদ প্রাপ্য। কয়েকটা কথা কয়েকজন প্রাক্তন সম্বন্ধে আমাদের ছোট ভাই দেবব্রত বললেন। একটা সময় ছিল যখন খেললে একটা ধারণা ছিল যে আমরা চাকরি পাবো, এখনো পাবো। এরপর স্টেজ পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন জয়দেব খান মহাশয়, 25,000 টাকার নগদ পুরস্কার। আকাশ ঝন্টু আমিরের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অলোক বরণ। বেশি ঢুকিস না। ফুটবল গ্রাউন্ডে 16টি টিম নিয়ে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিল আরসি এন্টারপ্রাইজ। আরসি এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহ বলুন, পুজো বলুন, যে কোনো অনুষ্ঠানে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দায়িত্ব সহকারে নেওয়া হয় এবং পালন করা হয়। মানুষের সুবিধার জন্য আরসি এন্টারপ্রাইজ প্রত্যেকটা মানুষের সাথে, প্রত্যেকটা মানুষের পাশে। এটা ব্যবসায়িক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আরসি এন্টারপ্রাইজ আজ একটা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আজ তার ফাইনাল ম্যাচ বক্তানগর ফুটবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলাতে টোটাল 16টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। শুধু বক্তানগর অঞ্চলের নয়, বক্তানগর অঞ্চলের বাইরেও আসানসোল, দুর্গাপুর, বহু বাইরের জায়গা রানার্স ট্রফি। উইনার্স হয়েছে বাবা দুর্গাপুর, রানার্স হয়েছে রেলগেট মাঝিপাড়া বক্তানগর। এবং রেলগেট মাঝিপাড়ার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল আজকে, যে রেলগেট মাঝিপাড়ার এলাকার ছেলেরা শুধু নয়, এলাকার মেয়েরাও আজ মাঠে এসেছিল এবং খেলাটিকে সকলে মিলে উপভোগ করেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবব্রত সূত্রধর, তিনি হচ্ছেন দেবাশিস মন্ডল, আরসি এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার। झारखंड में इन दिनों एक मुहिम चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुष्टीकरण के खिलाफ। हेमंत सरकार के तुष्टीकरण के खिलाफ यहां एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज भी जामताड़ा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यहां महात्मा गांधी की मूर्ति के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने एकत्रित होकर यहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमने आपको दिखाया था कि यहां अभियान चलाया जा रहा है झारखंड में, रांची में, और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन चला रही है और आंदोलन चलाकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और तुष्टीकरण को लेकर बात की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर आंदोलन किया गया और हेमंत सरकार के खिलाफ कैसे नारेबाजी की गई। का आवंटन किया। आज तक के इतिहास में इस तरह का शर्मनाक घटना कहीं नहीं घटा होगा। मित्रों, नवाज यादव पहले भी होता था, उसके लिए देखिए, लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले झारखंड विधानसभा में और संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक खास जाति, समुदाय और धर्म के लोगों को खुश रखने के लिए लोकतंत्र के मंदिर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जो कमरा आवंटन और संवैधानिक तरीके से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इशारे पर करने का काम किया है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल पूरे राज्य में पुतला दहन करने का काम किया है और आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन है पूरे राज्य स्तर पर। इससे भी सरकार और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जो यह तुगलकी फरमान जारी किया, इसको वापस नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेगी लोकतांत्रिक तरीके से। और तब तक हम लोग यह आंदोलन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि यह संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो नमाज पढ़ने वाले जो कमरा विधानसभा के अंदर जो आवंटन करने का काम किया है, इस आवंटन पत्र को रद्द नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
रानीगंज के शरण्या नामक संस्था की तरफ से एक सामाजिक संस्था है शरण्या, जिसकी तरफ से आज मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया पब्लिक लाइब्रेरी में। और इस मौके पर लोगों ने मुफ्त नेत्रों की जांच कराई। आपको बता दूं कि नेत्र शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है, लिहाजा नेत्रों की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसे देखते हुए सामाजिक संस्था शरण्या की तरफ से यहाँ फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया पब्लिक लाइब्रेरी में। और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज साहब मौजूद थे और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज के प्रभारी रुपेश यादव की भी मौजूदगी देखी गई और इन्होंने नेत्र जांच करने वालों की खबर ली और इस सामाजिक संस्था के कार्यों की भी सराहना की गई। এবারও হচ্ছে এখানে প্রচুর পেশেন্ট এসে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার হায়দ্রাবাদ এসেছি। আমাদের এখানে মোটামুটি আমরা এই চেক আপটা করছি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যাপারে এবং আমরা এখানে টিভিতে পেশেন্টও করাই। আমরা এই ওষুধপত্র বিনামূল্যে। কতজন অ্যাপ্রক্স মানে ইয়ে হলো? এখন পর্যন্ত হচ্ছে, এটা বিতরণ চলছে। শরণার পক্ষ থেকে হলো? হ্যাঁ, রাজীবের শরণার। রানীগঞ্জ শরণার পক্ষ থেকে আই চেক আপ ক্যাম্প করা হলো এবং প্রত্যেকবারই আমরা করি। হ্যাঁ, 2018 থেকে আমরা এখানে হয়ে আসছে, প্রত্যেকবারই বড় করেই করা হয়। এবারও অনেক বড় করে হয়েছে। এবার আমরা বিনামূল্যে ওষুধ দিয়েছি এবং আমাদের সাথে দুটো এনজিও এবার এসছেন। হ্যাঁ, স্পর্শ এবং লক্ষ্মীপুর রুরাল এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বর্তমান থেকে এসছেন। আমাদের সাথে কলকাতার বিশিষ্ট অপটিক্যাল ভিশন অপটিক্যালও এবার আছে এবং এসেন্টার ডক্টর আগারওয়াল হসপিটাল থেকে দুটো সিনিয়র কনসালটেন্ট এসছেন এবং কলকাতা থেকেও কনসালটেন্ট এসছেন। তো এবার আমাদের মোটামুটি মানুষ একে অন্যের পরিপূরক এবং আমরা যদি সহযোগিতা করি এবং আমরা যদি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে তুলে ধরি, আমার মনে হয় একটা উন্নত সমাজ আমরা আগামী আমার নাম সৌরভ। झारखंड के झरिया से हमारे पास एक खबर आ रही है। झरिया के आशा विहार कॉलोनी के लोगों ने आज अपनी मुखिया का चयन कर लिया। सोनिया देवी नामक महिला को मुखिया बनाया गया है और इससे पहले भी अंजना नाम की एक महिला यहाँ की मुखिया थी और उसके बाद आज आशा विहार कॉलोनी के लोगों ने एक मुखिया के तौर पर सोनिया देवी को चयनित किया और इस मौके पर इलाके के लोग मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि इलाके के विकास के लिए एक मुखिया का होना बेहद जरूरी है। 30 साल पहले इस कॉलोनी का गठन किया गया था। यहाँ कॉलोनी बसाई गई थी और उसके बाद 30 सालों से इस कॉलोनी के लोग लगातार विकास का काम भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं यहाँ। इसी मौके पर हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोनिया देवी और इलाके के एक वरिष्ठ व्यक्ति से भी उन्होंने बातचीत की। घटाइए, बचा लो, घटाइए। फोटो नहीं चाहिए। Hello.
चैनल में भी दे देंगे। आपकी बात सरकार उसका विकास के लिए हम लोग हैं खड़ा हुए हैं। ऊपर से जो आएंगे अभी और हम लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया देवी। मुखिया चुना है ना यहाँ समाज के? समाज का सबके लिए हम देखभाल लिए अच्छा सबको भलाई अच्छा। अधिक विकास शिक्षा का बोले हुआ, तो इसके बाद यहाँ पर क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन अभी जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। हाँ क्योंकि हम लोगों ने अंजना मंडल को चुना था जी, और उसका आड़ में एक सालंदर नाम का लड़का है जो कि बाहर से जो भी गरीब लोगों का सहायता को उसके लिए आता था सामान वामान। किसके नाम से सहायता आता? पूरा कॉलोनी के नाम से जो आता था उसको ही लोग यहाँ ब्लैकमेल कर देता था। अच्छा। आज इसका खबर हमारा बस्ती वाला लोग को पड़ा, इसके कारण बस्ती वाला लोग सब मिल करके उनको यहाँ से बर्खास्त करके आज से उन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया। कुष्ठ रोगियों को क्या मदद मिलेगा इसमें? उन लोग का जो भी दवा हुआ बाहर से आएगा उसके लिए हम लोग सारा लोग मना उसमें मेहनत करेंगे और उसको जन जन तक पहुँचाएंगे और जहाँ भी कमी आएगा उसमें हमारा। कुल्टी इलाके से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 59 नंबर वार्ड में आवासीय प्रमाण पत्र और दूसरे फॉर्म्स के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है और प्रत्येक फॉर्म के लिए 2 रुपए लिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और इसमें विपक्षी दलों की तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य मीर हाशिम से भी बात की, उनसे उनकी राय ली और इलाके के लोगों से भी बात की गई। इस संदर्भ में भाजपा नेता टिंकू वर्मा से भी उनका पक्ष लिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। এটা খবর আমরাও পেয়েছিলাম। খবরের মাধ্যম থেকে যখন আমি পেলাম কি রেসিডেন্সিয়ালে নিয়ে এরকম হচ্ছে, কেন যেখানে আমাদের এমএলএ সাহেব রোজ 3000 লোকের কাগজে সাইন করছে ছাপিয়ে ছাপিয়ে, ওটা অরিজিনাল। লেকিন আজকে এটা আমাকে সত্যিটা জানার জন্যে যখন আমি জানতে পারলাম তো আমি বললাম যাই বাবু একটা নিয়ে রেসিডেন্সিয়াল, তো ওরা সাইন ঠিকভাবে দিচ্ছে। তো যখন গেছে তো তখন দেখা গেল কি এইরকম জেরক্স কপিতে ওরা আপনার 2 টাকা নিয়ে জেরক্স নিয়ে মানুষ ওখানে রেজিস্ট্রেশন সাইন করাচ্ছে। তো আমার ওরা বক্তব্য যে যখন আসানসোল নগর নিগমের কাছে এত ফান্ড আছে, এত উন্নয়নের কাজের দাবি করছে, এত ব্যবস্থার দাবি করছে, তো একটা প্যাড ছাপাবার যদি ওদের কাছে পয়সা নয় তো আগামী দিন ওরা কী করে পৌরসভাটা চালাবে? তো এই মানুষের যে ট্যাক্সের পয়সা, এই ট্রেড লাইসেন্সের পয়সা, এই যে উন্নয়নের পয়সাগুলো নাম করে যে উগাই করছে, সেই পয়সাগুলো যাচ্ছে কোথায়? কি একটা মানুষের যদি 2 টাকাও লাগে তো সেটাও গায়ে লাগে। কারণ এটা কিছু নাই, মানে পুরো কুর্তি ইয়েতে এলাকাতেই লাগছে। আর রেসিডেন্সিয়াল মানে যখন ওয়ার্ডে ছিল তখন আমি দিতাম, কিন্তু এখন এত লাগছে আমরা যেটা মানে করেছিলাম মানে শেষ হয়ে গেছে। মানে আমি হিন্দিতে বলছি, মানে যে আমাদের টার্গেট ছিল যে রেসিডেন্সিয়াল আমরা দিয়েছি, এরপরে এখন সময় নাই কি মানে এত তাড়াতাড়ি করে দিতে পারবো। এই পাশের দোকান থেকে রেসিডেন্সিয়াল নিয়ে আসছে, সেটাতে আমি থাকবো। তো এটা তো বেশ কয়েকদিন ধরে এরকম অভিযোগ উঠছে যে বেশ কয়েকদিন ধরে কেনা হচ্ছে, তাহলে কি মানে রেসিডেন্সিয়ালের কোনো পয়সা নেওয়া যাচ্ছে না। এবারে যদি মানুষকে একটা টাকা দিয়ে রেসিডেন্সিয়াল নিতে হচ্ছে তাতে অসুবিধা কি আছে? 2 টাকা করে লাগছে, অসুবিধা কি আছে? মানুষ তো একটা কাজ করছে, আমরা তো কাজ করছি, আমরা মানুষকে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়াল তো রেসিডেন্সিয়াল তো কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেশন 200 দিয়েছে, 200 তো কি হবে? আমি নিজেই 2000 ছাপ কেজি শেষ হয়ে গেছে।